Reborn to Love My Devil Husband Episode 123। जब 123 रोमांटिक रात। अब जाकर आयशा को समझ में आ रहा था कि उसके पीछे से का मतलब क्या था। लास्ट में उसने यही तो कहा था कि वह उसे कभी सामने से किस नहीं करता है। ये सब सोते हुए आयशा का चेहरा टमाटर की तरह लाल हुआ जा रहा था। अर्जुन उसे बहुत ही धीरे से किस कर रहा था और उसकी की धीरे धीरे करके इंटेंस और पैशनेट होती चली जा रही थी। और वह अपने एक हाथ को आयशा की कमर पर चला रहा था और दूसरे हाथ से उसके शरीर को सहलाते हुए आयशा ने जो टॉप पहना था उसके अंदर हाथ डालकर उसकी पेट पर रब कर रहा था, जिसे महसूस करके आयशा की सांस भारी होती जा रही थी। आयशा अपने आप को और नहीं रोक पाती है और वह भी अर्जुन के किस में उसका साथ देने लगती है। जब अर्जुन यह महसूस करता है तो वह एकदम से ही आयशा को अपनी बाहों में उठा लेता है और उसे बिस्तर की तरफ लेकर जाने लगता है। आयशा को जब यह महसूस होता है तो वह जल्दी से अपनी आंखें खोलता है और किस करना बंद कर देती है। उसके सामने इस वक्त अर्जुन का बहुत ही हैंडसम और प्यारा चेहरा दिखाई दे रहा था। वह तुरंत ही बोलती है, अभी नहीं, अभी तो मुझे काम करना है, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। उसकी बात सुनकर अर्जुन मुस्कुराता है और बोलता है, जो भी बात करनी है वह बाद में करना, अभी तो मुझे अपनी वाइफ को ये प्रूव करना है कि उसका हस्बैंड बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है। उसकी बातें सुनकर आयशा को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने अपने हाथों से ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। आयशा, क्या जरूरत थी तुझे ये सब बोलने की? पता नहीं तेरे साथ क्या होने वाला है। कुछ नहीं होगा मेरी जान। आयशा की बातें सुनकर अर्जुन उसके जवाब देते हुए बोलता है, जिसे सुनकर एक बार फिर से आयशा की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है। आज से पहले उसने कभी भी अर्जुन को इस तरह की बातें करते हुए नहीं सुना था और ना ही वह इतना ज्यादा मुस्कुराता था कभी। आज इसे क्या हो गया है? कहीं ये कोई नशा करके तो नहीं आया है? अर्जुन ने जैसे उसके मन की बात पढ़ ली हो वह मुस्कुराते हुए बोलता है, जिसकी बीवी इतनी ज्यादा नशीली हो उसे और कोई नशा करने की जरूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर आयशा कुछ कहती है उससे पहले ही अर्जुन अपने होठों से उसके पतले और गुलाब की पंखुड़ियां जैसे होठों को बंद कर देता है, जिससे आयशा जो बोलने वाली थी वह उसके मुंह में ही दब कर रह जाता है। एक बार फिर से अर्जुन उसे पैशनेट तरीके से किस करने लगता है और उसके साथ साथ वह आयशा के कपड़ों को भी उसके शरीर से अलग करने लगता है। आयशा भी धीरे धीरे करके अपने हाथ आगे बढ़ती है और उसके शर्ट के बटन को खोलना लगती है। अर्जुन इस बार सिर्फ उसे किस ही नहीं कर रहा था बल्कि वह उसे बाइट भी कर रहा था और जहां भी वह उसे बाइट कर रहा था वहां पर वह लिख करके उसे राहत भी पहुंचा रहा था। आयशा को पहले दर्द होता फिर उसे राहत की अनुभूति हो रही थी, जिससे आयशा भी काफी ज्यादा एक्साइटेड होती जा रही थी। थोड़ी ही देर में उन दोनों के कपड़े जमीन पर पड़े हुए थे। आयशा गहरी गहरी लंबी लंबी सांस ले रही थी और उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। पता नहीं अर्जुन को आज क्या हुआ था कि वह बहुत शिद्दत से उसे किस कर रहा था और उससे प्यार कर रहा था। गार्डन में नंदिनी आराम से बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर एक लंबी सी मुस्कान बनी हुई थी और वह किसी से फोन पर बातें कर रही थी। चिराग, तुमने कहा था कि तुम 2 दिन बाद वापस आने वाले हो, लेकिन अब पूरे 5 दिन हो गए हैं और तुम्हारा कोई भी अता पता नहीं है। कब तक आओगे? एक बार बात तो दो मुझे। जाने से पहले तुमने कहा था कि तुम मुझे रोज फोन करोगे और मुझसे बातें करोगे, लेकिन जब से तुम गए हो तब से यह पहली बार है जब तुम्हारा फोन आया है। वहीं दूसरी तरफ चिराग, जो कि इस वक्त नंदिनी से बातें कर रहा था, वह एक बेंच पर बैठा हुआ था। उसके साथ ही में एक और इंसान था जो कि उसके हाथ पर मरहम पट्टी कर रहा था। फ्रेंड्स, अगर आज का चैप्टर आपको पसंद आया है तो प्लीज स्टोरी में लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं। Reborn to Love My Devil Husband Episode 124। जब 124 घबराहट। गार्डन में नंदिनी आराम से बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर एक लंबी सी मुस्कान बनी हुई थी और वह किसी से फोन पर बातें कर रही थी। चिराग, तुमने कहा था कि तुम 2 दिन बाद वापस आने वाले हो,
लेकिन आप पूरे 5 दिन हो गए हैं और तुम्हारा कोई भी अता पता नहीं है। कब तक आओगे? एक बार बात तो दो मुझे। जाने से पहले तुमने कहा था कि तुम मुझे रोज फोन करोगे और मुझसे बातें करोगे, लेकिन जब से तुम गए हो तब से यह पहली बार है जब तुम्हारा फोन आया है। वहीं दूसरी तरफ चिराग, जो कि इस वक्त नंदिनी से बातें कर रहा था, वह एक बेंच पर बैठा हुआ था। उसके साथ ही में एक और इंसान था जो कि उसके हाथ पर मरहम पट्टी कर रहा था। चिराग को एक गोली लगी हुई थी और हाथापाई में उसे काफी ज्यादा चोट भी आ गई थी। वह जब से यहाँ पर आया था तब से उसे टाइम ही नहीं मिला था कि वह नंदिनी से बात कर पाए, लेकिन अब जब आखिरकार उसे टाइम मिला था तो वह ये समय था। वह अपने दर्द को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए एक बार फिर से नंदिनी की बातों पर ध्यान देते हुए बोलता है, सॉरी नंदू, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जल्द से जल्द आने की कोशिश करूँगा। प्लीज गुस्सा होना बंद करो। अच्छा ये बताओ, क्या तुमने खाना खा लिया? उसकी बात सुनकर नंदिनी पूरी तरह से शांत हो जाती है और उसका सवाल सुनकर वह अपने दोनों होठों को कस के बंद कर लेती है ताकि अपने आप को बोलने से रोक सके। वहीं दूसरी तरफ चिराग जब यह महसूस करता है कि ईशानी कोई भी जवाब नहीं दे रही है, तो वह तुरंत ही समझ जाता है कि उसके सवाल का क्या जवाब है, इसलिए वह बोलता है, तुमने अभी तक खाना क्यों नहीं खाया है? टाइम देख रही हो अभी? उसकी बात सुनकर नंदिनी तुरंत ही बोलती है, अगर मेरी इतनी ही ज्यादा फिक्र थी तो फिर गई ही क्यों थे? प्लीज जल्दी आ जाओ ना, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। पता नहीं क्यों लेकिन आज सुबह से ही मेरा दिल बहुत ज्यादा घबरा रहा था, जैसे कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। मुझे सच में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे अभी आपको देखना है। क्या मैं वीडियो कॉल करूं? उसकी बात सुनकर चिराग के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, और आखिर ऐसा हो भी क्यों ना। उसका प्यार उसके लिए इतनी ज्यादा फिक्र कर रहा था तो वह खुश क्यों ना हो। लेकिन जैसे ही वह नंदिनी की यह बात सुनता है तो वह तुरंत ही अपनी ख्यालों की दुनिया से बाहर आता है और बोलता है, नहीं मैं अभी वीडियो कॉल एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। सॉरी लेकिन इस वक्त मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। मैं कल सुबह पक्का वीडियो कॉल करूँगा। चिराग ने ये सब बहुत जल्दी जल्दी कहा था ताकि नंदिनी जल्दी से वीडियो कॉल कर ना दे। वही उसकी बात सुनकर नंदिनी एक बार फिर से उदास हो जाती है। पक्का प्रॉमिस करता हूँ मैं कल तुम्हें कॉल कर लूँगा। अभी रात बहुत हो गई है, जो जाकर पहले खाना खाओ और याद रहे खाना खा लेना, वरना तुम जानती हो आप यहाँ पर नहीं हो जो कुछ कर सकते हो। ठीक है, तो मेरा जो मन करेगा मैं वही करूँगी। मुझे नहीं खाना है आज कोई खाना वाना। इतना कहने के बाद नंदिनी फोन काट देती है। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे और उसका दिल अभी भी घबरा रहा था, जैसे कि सच में कुछ बहुत बुरा हुआ है। लेकिन चिराग था कि उसकी बात ही नहीं सुन रहा था। उसे सच में चिराग को इस वक्त अपनी आंखों के सामने देखने की बहुत इच्छा हो रही थी, लेकिन उसने तो सीधा ही उसे मना कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ चिराग भी दुखी था। अगर वह इस वक्त नंदिनी को सब कुछ बता देता तो वह बहुत ज्यादा दुखी परेशान हो जाती और तुरंत के तुरंत वीडियो कॉल पर ही रोना स्टार्ट कर देती। फिर वह अपनी जान को रोते हुए कैसे देख सकता था? वह इसके मुस्कुराने से वह मुस्कुराता था, उसकी मुस्कुराहट को छीनकर वह उसकी आंखों में आंसू कैसे दे सकता था? अगली सुबह 9 बजे आयशा तैयार होकर मंदिर के लिए निकल चुकी थी, लेकिन साथ ही साथ उसे काफी ज्यादा डर भी लग रहा था। ये पहली बार था जब वह अपने पुनर्जन्म के बाद मंदिर जैसी किसी पवित्र जगह पर जा रही थी। उसे डर था कि क्या वह सच में मंदिर में प्रवेश कर भी पाएगी या नहीं, क्योंकि वह कोई नॉर्मल इंसान नहीं थी। उसे अभी भी अपने शरीर के बारे में या फिर उसके साथ क्या हुआ था इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, इसलिए वह काफी ज्यादा घबराई हुई थी। लेकिन वह जानती थी कि अगर पंडित जी ने उसे मिलने के लिए बुलाया है तो जरूर कोई बहुत बड़ी बात रही होगी, और उसे अपने बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन अगर कोई बता सकता था तो वह सिर्फ पंडित जी ही थे। उनके अलावा अब कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकता था।
आयशा यही सब सोते हुए गाड़ी में बैठी हुई थी कि तभी गाड़ी अचानक से रुकती है और रमेश काका की आवाज उसे सुनाई देती है। बेटी, हम मंदिर पहुंच गए हैं। जैसे ही आयशा रमेश काका की आवाज सुनती है वह तुरंत ही अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आती है और जल्दी से गाड़ी से निकलकर मंदिर के सामने खड़ी हो जाती है। उसके दिल में बहुत सारे ख्याल चल रहे थे और उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। Reborn to Love My Devil Husband Episode 125 जब 125 Repeat Please Don't Read। गार्डन में नंदिनी आराम से बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर एक लंबी सी मुस्कान बनी हुई थी और वह किसी से फोन पर बातें कर रही थी। चिराग, तुमने कहा था कि तुम 2 दिन बाद वापस आने वाले हो, लेकिन अब पूरे 5 दिन हो गए हैं और तुम्हारा कोई भी अता पता नहीं है। कब तक आओगे? एक बार बात तो दो मुझे। जाने से पहले तुमने कहा था कि तुम मुझे रोज फोन करोगे और मुझसे बातें करोगे, लेकिन जब से तुम गए हो तब से यह पहली बार है जब तुम्हारा फोन आया है। वहीं दूसरी तरफ चिराग, जो कि इस वक्त नंदिनी से बातें कर रहा था, वह एक बेंच पर बैठा हुआ था। उसके साथ ही में एक और इंसान था जो कि उसके हाथ पर मरहम पट्टी कर रहा था। चिराग को एक गोली लगी हुई थी और हाथापाई में उसे काफी ज्यादा चोट पिया गई थी। वह जब से यहाँ पर आया था तब से उसे टाइम ही नहीं मिला था कि वह नंदिनी से बात कर पाए, लेकिन अब जब आखिरकार उसे टाइम मिला था तो वह ये समय था। वह अपने दर्द को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए एक बार फिर से नंदिनी की बातों पर ध्यान देते हुए बोलता है, सॉरी नंदू, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जल्द से जल्द आने की कोशिश करूँगा। प्लीज गुस्सा होना बंद करो। अच्छा ये बताओ, क्या तुमने खाना खा लिया? उसकी बात सुनकर नंदिनी पूरी तरह से शांत हो जाती है और उसका सवाल सुनकर वह अपने दोनों होठों को कस के बंद कर लेती है ताकि अपने आप को बोलने से रोक सके। उसकी बात सुनकर नंदिनी पूरी तरह से शांत हो जाती है और उसका सवाल सुनकर वह अपने दोनों होठों को कस के बंद कर लेती है ताकि अपने आप को बोलने से रोक सके। वहीं दूसरी तरफ चिराग जब यह महसूस करता है कि ईशानी कोई भी जवाब नहीं दे रही है, तो वह तुरंत ही समझ जाता है कि उसके सवाल का क्या जवाब है, इसलिए वह बोलता है, तुमने अभी तक खाना क्यों नहीं खाया है? टाइम देख रही हो अभी? उसकी बात सुनकर नंदिनी तुरंत ही बोलती है, अगर मेरी इतनी ही ज्यादा फिक्र थी तो फिर गई ही क्यों थे? प्लीज जल्दी आ जाओ ना, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। पता नहीं क्यों लेकिन आज सुबह से ही मेरा दिल बहुत ज्यादा घबरा रहा था, जैसे कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। मुझे सच में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे अभी आपको देखना है। क्या मैं वीडियो कॉल करूं? उसकी बात सुनकर चिराग के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और आखिर ऐसा हो भी क्यों ना। उसका प्यार उसके लिए इतनी ज्यादा फिक्र कर रहा था तो वह खुश क्यों ना हो। लेकिन जैसे ही वह नंदिनी की यह बात सुनता है तो वह तुरंत ही अपनी ख्यालों की दुनिया से बाहर आता है और बोलता है, नहीं, मैं अभी वीडियो कॉल एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। सॉरी, लेकिन इस वक्त मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। मैं कल सुबह पक्का वीडियो कॉल करूँगा। चिराग ने ये सब बहुत जल्दी जल्दी कहा था ताकि नंदिनी जल्दी से वीडियो कॉल कर ना दे। वही उसकी बात सुनकर नंदिनी एक बार फिर से उदास हो जाती है। पक्का प्रॉमिस करता हूँ मैं कल तुम्हें कॉल कर लूँगा। अभी रात बहुत हो गई है, जो जाकर पहले खाना खाओ और याद रहे खाना खा लेना, वरना तुम जानती हो आप यहाँ पर नहीं हो जो कुछ कर सकते हो। ठीक है, तो मेरा जो मन करेगा मैं वही करूँगी। मुझे नहीं खाना है आज कोई खाना वाना। इतना कहने के बाद नंदिनी फोन काट देती है। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे और उसका दिल अभी भी घबरा रहा था, जैसे कि सच में कुछ बहुत बुरा हुआ है। लेकिन चिराग था कि उसकी बात ही नहीं सुन रहा था। उसे सच में चिराग को इस वक्त अपनी आंखों के सामने देखने की बहुत इच्छा हो रही थी, लेकिन उसने तो सीधा ही उसे मना कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ चिराग भी दुखी था। अगर वह इस वक्त नंदिनी को सब कुछ बता देता तो वह बहुत ज्यादा दुखी परेशान हो जाती और तुरंत के तुरंत वीडियो कॉल पर ही रोना स्टार्ट कर देती। फिर वह अपनी जान को रोते हुए कैसे देख सकता था।
वह इसके मुस्कुराने से वह मुस्कुराता था, उसकी मुस्कुराहट को छीनकर वह उसकी आंखों में आंसू कैसे दे सकता था। अगली सुबह सुबह 9 बजे आयशा तैयार होकर मंदिर के लिए निकल चुकी थी, लेकिन साथ ही साथ उसे काफी ज्यादा डर भी लग रहा था। ये पहली बार था जब वह अपने पुनर्जन्म के बाद मंदिर जैसी किसी पवित्र जगह पर जा रही थी। उसे डर था कि क्या वह सच में मंदिर में प्रवेश कर भी पाएगी या नहीं, क्योंकि वह कोई नॉर्मल इंसान नहीं थी। उसे अभी भी अपने शरीर के बारे में या फिर उसके साथ क्या हुआ था इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, इसलिए वह काफी ज्यादा घबराई हुई थी। लेकिन वह जानती थी कि अगर पंडित जी ने उसे मिलने के लिए बुलाया है तो जरूर कोई बहुत बड़ी बात रही होगी, और उसे अपने बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन अगर कोई बता सकता था तो वह सिर्फ पंडित जी ही थे। उनके अलावा अब कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकता था। आयशा यही सब सोते हुए गाड़ी में बैठी हुई थी कि तभी गाड़ी अचानक से रुकती है और रमेश काका की आवाज उसे सुनाई देती है, बेटी हम मंदिर पहुंच गए हैं। जैसे ही आयशा रमेश काका की आवाज सुनती है वह तुरंत ही अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आती है और जल्दी से गाड़ी से निकलकर मंदिर के सामने खड़ी हो जाती है। उसके दिल में बहुत सारे ख्याल चल रहे थे और उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। Reborn to Love My Devil Husband एपिसोड 126। जब 126 उसके पास शक्तियां थी, इसलिए वह काफी ज्यादा घबराई हुई थी, लेकिन वह जानती थी कि अगर पंडित जी ने उसे मिलने के लिए बुलाया है तो जरूर कोई बहुत बड़ी बात रही होगी, और उसे अपने बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन अगर कोई बता सकता था तो वह सिर्फ पंडित जी ही थे। उनके अलावा अब कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकता था। आयशा यही सब सोते हुए गाड़ी में बैठी हुई थी कि तभी गाड़ी अचानक से रुकती है और रमेश काका की आवाज उसे सुनाई देती है, बेटी हम मंदिर पहुंच गए हैं। जैसे ही आयशा रमेश काका की आवाज सुनती है वह तुरंत ही अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आती है और जल्दी से गाड़ी से निकलकर मंदिर के सामने खड़ी हो जाती है। उसके दिल में बहुत सारे ख्याल चल रहे थे और उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, और आखिर ऐसा होता भी क्यों नहीं, क्योंकि वह कोई नॉर्मल लड़की नहीं थी जो कि कहीं पर भी आ जा सकती थी। उसे सच में डर लग रहा था कि कहीं वह मंदिर के अंदर प्रवेश करेगी तो उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। वह ये सब सो ही रही थी कि तभी उसे पीछे से पंडित जी की आवाज सुनाई देती है, भगवान ने खुद तुम्हें यह वरदान दिया है। भगवान खुद ये चाहते थे तो वह तुम्हें अपने आप से दूर कैसे कर सकते हैं। जैसे ही आयशा अपने पीछे से यह जानी पहचानी आवाज सुनती है वह पीछे मुड़कर देखती है तो वहां पर पंडित जी खड़े हुए थे और उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी। आयशा को समझ में आ जाता है कि पंडित जी क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यह बात तो सही थी कि उसने इस जन्म के लिए कुछ भी नहीं किया था। जो कुछ भी उसके साथ हुआ था वह सब भगवान की ही तो मर्जी थी। थोड़ी ही देर में पंडित जी उसके बगल में जाकर खड़े हो जाते हैं और दोनों फिर एक साथ मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। ये भगवान शंकर का मंदिर था जो कि दिखने में काफी ज्यादा पुराना और भव्य था। थोड़ी ही देर में आयशा और पंडित जी अंदर पहुंचकर भगवान के सामने खड़े हो जाते हैं। आयशा ये देखकर राहत की सांस लेती है और फिर भगवान के आगे नतमस्तक होकर उनके दिए हुए वरदान के लिए थैंक यू बोलती है। पंडित जी मुझे आपसे कुछ बात करनी है, आयशा कहती उससे पहले ही पंडित जी मुस्कुराकर उसकी तरफ देखते हैं और बोलते हैं, मैंने तुम्हें तुम्हारी दुविधा का निवारण करने के लिए ही यहाँ पर बुलाया है, क्योंकि यह सिर्फ तुम्हारी परेशानी नहीं है बल्कि इससे संसार का कल्याण भी जुड़ा हुआ है। आयशा को पंडित जी की बातें समझ में नहीं आ रही थी कि आखिरकार वह कहना क्या चाहते हैं। उसके बाद पंडित जी उसे अपने साथ एक जगह पर लेकर जाते हैं जहां पर काफी सारी शिल्पकृति बनी हुई थी। यहाँ पर काफी सारे ऐसे सिर्फ थे जहां पर माँ दुर्गा ने और बाकी देवियों ने अलग अलग राक्षसों का वध किया था। देवी देवता बार बार धरती पर अवतार नहीं ले सकते हैं, इसलिए कभी कभी धर्म के लिए और धर्म को खत्म करने के लिए इस तरह की चीज होती है। तुम्हें जो पुनर्जन्म मिला है वह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है बल्कि जब कल्याण के लिए है। मैं ये तो नहीं जानता हूँ कि तुम्हें किसका सामना करना है और किसका नहीं,
लेकिन इतना जरूर है कि जिस भी तुम्हारा सामना होगा उसके पास आसुरी शक्तियां हैं और वह तुम्हारा उपयोग करके अपनी उन शक्तियों को बढ़ाना चाहता है। लेकिन तुम्हें ऐसा होने से रोकना होगा। तुम्हें उसका वध करना होगा। वह इंसानी शरीर में छुपा हुआ राक्षस है। अगर उसने तुम पर विजय पाली तो पूरी मानव जाति का सर्वनाश होना तय है। फिर कोई भी किसी को नहीं बचा पाएगा। आयशा जब पंडित जी की यह सारी बातें सुनती है तो वह सच में पड़ जाती है और वह बोलती है, पर पंडित जी, जैसा कि आपने कहा है कि उसके पास काफी आसुरी शक्तियां हैं, लेकिन मेरा तो सिर्फ पुनर्जन्म हुआ है, उसके अलावा तो मेरे पास कोई भी शक्ति नहीं है। तो फिर मैं इस विपत्ति का सामना कैसे कर सकती हूँ? पंडित जी जैसे ही आयशा की चिंता सुनते हैं वह एक बार फिर से मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, तुमसे किसने कह दिया है कि तुम्हारे पास शक्तियां नहीं है? पंडित जी की यह बात सुनकर एक बार फिर से आयशा के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। उसके पास शक्तियां थी, लेकिन इस बारे में उसे कैसे पता नहीं था। अगर ऐसा होता तो उसे अपने शरीर में कुछ ना कुछ तो अंतर दिखाई देता, लेकिन उसने कभी भी इस तरह का अंतर अपने शरीर के अंदर महसूस नहीं किया था। पंडित जी भी समझ रहे थे कि आयशा के मन में इस वक्त क्या सवाल चल रहे हैं। वह मुस्कुराकर उसकी तरफ देखते हैं और बोलते हैं, तुम्हारे अंदर पहले से ही बहुत सारी शक्तियां मौजूद हैं। बस बात सिर्फ इतनी सी है कि तुम्हें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। तुम्हें अभी तक इस बात का आभास नहीं हुआ है। जब तुम्हारे ऊपर मुसीबत आएगी या फिर जब तुम्हारी शक्तियों के ज्ञान का सही समय आ जाएगा तब तुम्हें खुद ही अपनी शक्तियों का एहसास हो जाएगा। मैं बस तुम्हें ये बताने के लिए यहाँ पर बुलाया है कि तुम्हें मानव कल्याण के लिए चुना गया है। ध्यान रखना कि वह मानव शरीर के अंदर कोई भी हो सकता है। तुम्हारे आसपास वह तुम्हारा दोस्त बनकर आएगा, लेकिन वह तुम्हारा दोस्त नहीं होगा। तुम्हें इस बात का खास ख्याल रखना होगा। बाकी भगवान तुम्हारे साथ है, माँ दुर्गा तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण होगा। फ्रेंड्स, कैसी लग रही है आपको ये स्टोरी? अगर पसंद आ रही है तो प्लीज स्टोरी को लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। रिबॉर्न टू लव माई डेविल हस्बैंड एपिसोड 127। जब 127 मौत से बदतर जिंदगी। तुम्हारे अंदर पहले से ही बहुत सारी शक्तियां मौजूद हैं। बस बात सिर्फ इतनी सी है कि तुम्हें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। तुम्हें अभी तक इस बात का आभास नहीं हुआ है। जब तुम्हारे ऊपर मुसीबत आएगी या फिर जब तुम्हारी शक्तियों के ज्ञान का सही समय आ जाएगा तब तुम्हें खुद ही अपनी शक्तियों का एहसास हो जाएगा। मैं बस तुम्हें ये बताने के लिए यहाँ पर बुलाया है कि तुम्हें मानव कल्याण के लिए चुना गया है। ध्यान रखना कि वह मानव शरीर के अंदर कोई भी हो सकता है। तुम्हारे आसपास वह तुम्हारा दोस्त बनकर आएगा, लेकिन वह तुम्हारा दोस्त नहीं होगा। तुम्हें इस बात का खास ख्याल रखना होगा। बाकी भगवान तुम्हारे साथ है, माँ दुर्गा तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण होगा। पंडित जी से मिलने के बाद आयशा अपने ऑफिस चली जाती है। रास्ते में बस वह यही सोच रही थी कि आखिरकार उसके पास ऐसी कौन सी ताकत है जिसके बलबूते पर वह यशवर्धन से जीत सकती थी। आखिर मेरे पास ऐसी कौन सी ताकत हो सकती है? पंडित जी कह रहे थे कि मुझे इस बारे में अभी पता नहीं है, लेकिन वक्त आने पर मुझे ये बात पता चल जाएगी। क्या ये वक्त वह होगा जब वह मेरी जान लेने के लिए मेरे पास आ जाएगा? उसे समय पर अगर मुझे इस बारे में पता चल भी जाएगा तो मुझे कैसे पता होगा कि मुझे उसे ताकत का इस्तेमाल कैसे करना है? भगवान जी प्लीज मुझे अभी बता दीजिए, क्योंकि मैं अपनी पिछली जिंदगी में देख लिया था कि वह राक्षस कितना ज्यादा भयानक हो सकता है। मैं इस जिंदगी में अपने अर्जुन पर, अपने परिवार पर कोई भी आज नहीं आने दे सकती हूँ, चाहे उसके लिए मुझे अपनी ही जिंदगी को दांव पर क्यों न लगाना पड़े। सीक्रेट बेसमेंट। चिराग, जो काम तुमसे करने के लिए कहा गया था क्या वह हो गया है? चिराग, जिसको गोली लगी हुई थी और साथ में थोड़ी बहुत चोटें लगी हुई थी, उसे देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था जैसे कि उसे कहीं पर भी कोई भी दर्द महसूस हो रहा है, बल्कि को ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। और वह अर्जुन के सवाल का जवाब देते हुए बोलता है,
अर्जुन, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ हमारे कंट्रोल के अंदर ही था। वह तो अचानक से वहां पर और लोग आ गए थे, शायद उन्होंने बैंकिंग के लिए रखे होंगे और इसलिए ये चोट गई थी। वैसे तुम्हें क्या लगता है, क्या सच में मदन का इसमें हाथ होगा? क्योंकि इस बार मैंने जिस इंसान को मारा था उसने बताया था कि उसे जो इंस्ट्रक्शंस फॉर इंफॉर्मेशन मिली थी वह मुंबई के किसी आदमी ने उसे दी थी और साथ में जो कंसाइनमेंट उन्हें भेजा गया था वह भी मुंबई से ही भेजा गया था। और तुम और मैं दोनों ही जानते हैं कि इस वक्त इस धंधे में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी पूजनीय चाचा श्री है, क्योंकि अभिनव की हालत इस वक्त बिल्कुल भी ऐसी नहीं है कि वह कुछ कर सके। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें अभिनव को जिंदा छोड़ने की क्या जरूरत थी। उस इंसान ने जो कुछ भी अनन्या के साथ किया था वह बहुत गलत था और उस गलती के लिए तो उसे मौत की सजा मिलनी चाहिए थी। तुम्हें पता है, जब अल्पेश को ये पता चला था कि अनु के साथ जो कुछ भी गलत किया था वह किसी और ने नहीं बल्कि अभिनव ने किया, तो उस टाइम पर वह उसे जान से मार देना चाहता था, लेकिन मैंने उसे रोक दिया था क्योंकि अभिनव तुम्हारा भाई था। लेकिन क्या तुम्हें सच में बुरा नहीं लगा था जब उस घटिया इंसान ने मेरी बहन और तुम्हारी वाइफ के ऊपर भी अपनी गंदी नज़र डाली थी? चिराग की बातें अर्जुन को अपने सीने में तीर की तरह चुभती हुई महसूस हो रही थी, लेकिन वह फिर भी चिराग को अपनी बातें खत्म करने देता है। उसके बाद वह बोलता है, तुम्हें क्या लगता है, जो इंसान जिसने मेरी मोहब्बत पर गंदी नज़र डालने की हिम्मत की हो उसे मैं सिर्फ एक ही बार में खत्म कर दूंगा ताकि उसे मौत नहीं बल्कि जिंदगी लगे? बिल्कुल भी नहीं। उसे जीना होगा। उसे मौत से भी ज्यादा भयानक जिंदगी को जीने के लिए मजबूर होना होगा। उसने जिस निगाहों से मेरी आयशा को और अन्य को देखा था, मैंने उसकी वह आँख ही उसकी शरीर से निकाल ली है। इस वक्त वह ऐसी जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो गया है जिसे कोई भिखारी भी जीना पसंद नहीं करेगा। उसके बाप को तो मैंने पहले ही कपूर इंडस्ट्री से बाहर निकाल दिया था ताकि वह पैसों के लिए डर डर की ठोकरें खाते फिरे। उसके बाद अर्जुन एक भयानक हंसी हंसना है और बोलता है, तुम्हें पता है, जब अल्पेश ने मदन और उसकी वाइफ को इस बारे में बताया था तो उनके चेहरे देखने लायक थे। वह डर व तकलीफ में भी उनकी आंखों में देखी, पर तुम सोच भी नहीं सकते हो कि उसी वक्त मुझे कितनी खुशी महसूस हुई थी। उसे तकलीफ को मैं उनकी आंखों में हर रोज देखना चाहता हूँ। अभिनव की जान की भीख मांगने के लिए वह लोग मेरे पास ही आए थे, उस इंसान के पास जिसने उनके बेटे को मौत से भी बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर दिया था। क्या तुम्हें अभी लगता है कि मैं अभिनव को ऐसे ही छोड़ दिया है? उसकी बातें सुनकर चिराग का मुंह बन जाता है और साथ ही साथ उसे अपने दिल में दहशत का एहसास भी हो रहा था। फ्रेंड्स, कैसी लग रही है आपको ये स्टोरी? अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।